कल की तेज गिरावट के बाद आज भी भारतीय बाजारों के लिए खुलने के लिए दुनिया भर के बाजारों से उतने ही खराब हैं संकेत। लेकिन कल के बाद क्या एक बड़ी गिरावट से बच पाएंगे या फिर आज का दिन भी रहेगा बड़ा मुश्किल भरा? क्या लेवल्स होंगे अहम और क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी रहेगा, इस पर फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। समझेंगे अनिल जी से कि आखिर इतनी बड़ी गिरावट क्यों आ रही है और इस गिरावट में हमें क्या करना है, हमारे बाजारों की चाल कैसी रह सकती है और कुछ अहम सपोर्ट लेवल्स इन पर भी है हमारी नज़र। बताएं सर, आज सबसे पहले तो आज की बड़ी बातें क्या है? बड़ी बातें यही दीप कि अमेरिकी बाजारों में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही और आप देख सकते हैं कि 16 महीनों के निचले स्तरों पर डाउ पहुंचता हुआ दिख रहा है। नैस्डैक लगभग 2 साल के निचले स्तरों पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की तेज़ गिरावट का माहौल और कमजोरी और मंदी का माहौल अमेरिकी बाजारों में छाया हुआ है। लेकिन आज रात से अमेरिका के फेड की अहम बैठक शुरू हो रही है। आज और कल 2 दिन चलेगी और परसों सुबह इसका असर आप हमारे बाजारों पर आते हुए देखेंगे। तो ये बैठक सबसे अहमियत वाली होती दिख रही है कि अमेरिकी फेड ब्याज दरें कितनी बढ़ाता है, आगे के लिए क्या कुछ कहता है। इस बीच एसजीएक्स निफ्टी कमज़ोर है और लगभग आप 100 अंकों के नुकसान के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 15,700 के करीब है। हमारे यहाँ महंगाई के मोर्चे पर हल्की सी राहत है। 7.68% से घटकर हम थोड़ा सा नीचे हैं, 7% के आसपास। तो ये हमारे कल महंगाई दर का आंकड़ा आता हुआ नजर आया। तो ये हैं वो सारे संकेत जिनके दम पर आपको हमको आज के ट्रेडिंग सेशन की करनी है शुरुआत। बिल्कुल, तो कुछ इंपॉर्टेंट संकेत जहां पर आज हमारी नज़र बनी हुई है। सर, नज़र तो बनानी पड़ रही है। लगातार दूसरे दिन ऑलमोस्ट एग्जैक्ट फॉलो हुए। 880 पॉइंट डाउ फ्राइडे को फिसला। कल शाम भी एग्जैक्टली 880 पॉइंट ही फिसल कर बंद हुआ। नैस्डैक 4.5% बल्कि सर फिसला है। ये तो कुछ ज़्यादा ही गिरावट हो रही है। इतना डर फैल गया इनका इन्फ्लेशन को लेकर? दीप, कल की गिरावट के पीछे कुछ फ्रेश कारण हैं। अगर कल गिरे हैं अमेरिकी बाजार तो हाँ, परसों जब 880 पॉइंट गिर कर आए थे फ्राइडे को तो उतना समझ में कम आ रहा था कि ये क्यों गिरे। लेकिन कल जो गिरे उसके कारण साफ दिख रहे हैं। 2 बड़े कारण निकल कर आ रहे हैं। पहला तो ये कि डॉलर इंडेक्स 105 के लेवल के आसपास पिछली बार आया था। वहाँ से घटकर 101 डॉलर तक 101 के आसपास आया था। पिछला हाई पार करके डॉलर इंडेक्स अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 105-50 के आसपास पहुंचा है। तो डॉलर इंडेक्स ने नया हाई बनाया है। और डॉलर इंडेक्स का मतलब ये है कि दुनिया भर में दूसरी करेंसीज के मुकाबले में डॉलर का प्रदर्शन कैसा है। यानी कि जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स बढ़ता है इसका मतलब ये कि डॉलर मजबूत हो रहा है, बाकी करेंसीज कमज़ोर हो रही है। और आमतौर पर इक्विटी मार्केट के लिए डॉलर इंडेक्स का मजबूत होना अच्छा नहीं माना जाता, बुरा माना जाता है। चाहे वो इक्विटी मार्केट हो चाहे कमोडिटी मार्केट हो। यानी कि डॉलर महंगा है, बाकी चीज़ें सस्ती। इसे आसान भाषा में ऐसे समझ लीजिए। तो डॉलर जैसे जैसे महंगा हो रहा है उसके सामने दूसरी करेंसी सस्ती हो रही है, दूसरी कमोडिटी सस्ती हो रही है, इक्विटी सस्ती हो रही है ना, हो रही है। हाँ, हजार पॉइंट गिर कर हो रही है। सो ये डॉलर इंडेक्स का बढ़ना हमेशा इक्विटी मार्केट के लिए उल्टा समझा जाता है, खराब समझा जाता है। डॉलर इंडेक्स घटेगा, इक्विटी मार्केट बढ़ेगा। डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, इक्विटी मार्केट घटेंगे। ये अमेरिका के लिए लागू होता है और कमोबेश दुनिया भर के लिए भी यही लागू होता है। तो पहला कारण ये था कि डॉलर इंडेक्स में अचानक से कल तेज उछाल फिर से आता हुआ दिखा और मई के महीने में जो 105 का हाई बनाकर 101 तक आए थे, अब वापस उस हाई को भी पार कर लिया। और मेरे ख्याल से 13 साल के कुछ उच्चतम स्तरों के आसपास डॉलर इंडेक्स पहुंचता हुआ दिख रहा है। 20 साल के हाई पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो ये एक तो ये समस्या होगी। दूसरी नई समस्या हो गई आपके बॉन्ड यील्ड्स को लेकर। अब 3.4% के आसपास 3%, 3.15 3.25% के आसपास आकर ये 10 साल का जो अमेरिका का बॉन्ड यील्ड है वो नीचे आ जाता था 2.7 2.8 के आसपास। इस बार उसने पार कर दिया। कल आप देखिए 35 बेसिस पॉइंट बढ़कर आया, 3.38 3.4 के आसपास आया। तो कल बॉन्ड यील्ड में बड़ा तेज उछाल हुआ है। बॉन्ड यील्ड में तेज उछाल का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अमेरिका में ब्याज दरें तेजी से बढ़ने का खतरा है। ये 2 चीजें हो गई। तो साफ 2 कारण हैं जिनकी वजह से बढ़ा है और जिसकी वजह से कल अमेरिका के बाजार गिरे। और ये कारण एकदम परफेक्ट है, इनके दम पे गिरना चाहिए। अब इसको अलग पर्सपेक्टिव में देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि अमेरिका में ब्याज दरें और बढ़ेंगी, महंगाई जल्दी से काबू में नहीं आएगी। ये 2 चीजें अमेरिका के इन्वेस्टर्स के दिमाग में फिट हो गई एकदम मजबूती से कि एक तो महंगाई जल्दी से नीचे नहीं आने वाली और अगर वैसा नहीं होगा तो ब्याज दरें तेजी से बढ़ेगी। अब आज रात से फेड की मीटिंग शुरू हो रही है। 2 दिनों की मीटिंग है। आज भी मीटिंग करेंगे। कल शाम को फेड चेयरमैन जेरोमी पावेल साहब अपना फैसला देंगे कि उन्हें ब्याज दरें कितनी बढ़ानी। कल जो हम सुबह बात कर रहे थे 20-21% लोग अमेरिका में ये मानते थे कि ब्याज दरें
75 बेसिस पॉइंट 0.5% बढ़ेगी। 80% ये मान रहे थे कि आधा % से काम चल जाएगा। बिल्कुल उल्टा हो गया। अब कल रात को जिस तरह का मूड माहौल बना, 80% लोग मान रहे कि 75 बेसिस पॉइंट बढ़ेगी, यानी कि उम्मीद से ज्यादा। और कल हम इस बात की चर्चा कर भी रहते हैं कि हो सकता है 0.5% बढ़ानी पड़ जाए, जिस हिसाब से इनके हालत है ना, इनके हालात इनके कंट्रोल में है नहीं। अब दूसरी दिक्कत ये है कि चलो इस बार तो 0.5% बढ़ा देंगे, जुलाई में फिर से 0.5% की बात होने लगी। यानी कि अब से लेकर जुलाई तक में अमेरिका की फेड की जो मीटिंग में आधा % एक्स्ट्रा ब्याज दरें बढ़ाना। चलो ठीक है, आपके महंगाई का भूत आपके सामने है, उसको काबू में लाना है ना, बढ़ा दो। लेकिन इतनी एग्रेसिव ब्याज दरें बढ़ाने के खतरे भी हैं, और वो खतरे आते हैं मंदी के तौर पर। अभी वो वही वाली बात है कि आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट देना है, हाई डोज दे दो, एक बार पेशेंट थोड़ा ठीक महसूस करेगा, लेकिन बाद में 7 दिन बाद, 3 बाद, हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 2 महीने बाद किस किस जगह क्या क्या आपको साइड इफेक्ट्स होंगे, वो जब आएंगे तब पता चलेगा। बिल्कुल। और सबको पता होंगे। करेक्ट। ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट में सबको पता है, होते ही होते। सेम सिचुएशन यही है, जिस तरह से आप तेजी से ब्याज दरें बढ़ाते हो, आपको पता है इसके साइड इफेक्ट्स होंगे होंगे। करेक्ट। और होना ही है। कंजम्पशन आपका कम होगा, कंपनियों की कमाइयां कम होंगी, सरकार के टैक्स कलेक्शन कम होंगे, मंदी आएगी। हर एक इकोनॉमी में वही वाली बात है, हर एक्शन का एक रिएक्शन है। हर पॉजिटिव के सामने एक नेगेटिव है, नेगेटिव के सामने पॉजिटिव है। तो अब अमेरिकी बाजारों को जो डर है, वो डर इसी बात का है, और इसी वजह से कल आप 880 पॉइंट गिरे हैं कि जो तेजी से अमेरिका का फेड ब्याज दरें घटा रहा है, रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन पेशेंट एक बार के लिए तो ठीक हो जाएगा, खतरे से बाहर तो आ जाएगा, लेकिन जो साइड इफेक्ट्स होंगे वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे, लंबे समय तक चलेंगे, झेलने पड़ेंगे। और मतलब आप वो कहते हैं ना कि पहले जैसा स्वस्थ शरीर नहीं रहेगा आपका। करेक्ट है ना। तो इकोनॉमी पहले जैसी मजबूत नहीं रहेगी, जो आज से 3 महीने या 6 महीने पहले दिख रही थी। ये पूरी चिंताएं हैं जो अमेरिकी बाजारों में 3 दिन में डाउ 2,500 गिर गया सर। और इस तरह की गिरावट तो कोरोना के वक्त भी नहीं थी। बिल्कुल। तो मतलब पूरी तरह से अमेरिकी बाजारों में हालत बहुत ही खराब है। हमारे बाजार तो फिर भी ठीक है दीप, बिल्कुल, वहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है। और डाउ जैसा बड़ा इंडेक्स, बड़ा मार्केट इस तरह से गिरता है, नैस्डैक 5% ऐसे ही निकल जाता है। ऐसे ही निकल जाता है। मतलब कोई पोर्चुगल, ग्रीस जैसा मार्केट हो, उस तरह से बिहेव कर रहा है। मतलब सोचो। करेक्ट। एक्चुअली अमेरिका में फंड मैनेजर्स और इन्वेस्टर ऐसे ही हैं। मतलब एक है ना, वो अपने आप को मैच्योर समझते हैं, ये मानते दुनिया में सबसे मैच्योर इन्वेस्टर अमेरिका में, लेकिन कई बार ये इमेच्योर तरीके से लेने आएंगे तो भी पागलों की तरह लेंगे। करेक्ट सर। मेरे जैसे कल मिलेगा नहीं कुछ, और बेचना तो ऐसे बेचेंगे जैसे कल बिकेगा नहीं। तो अब फिर भी वो अपने आप को मैच्योर मानते हैं, ठीक है होंगे। बट वो इरेशनल चीजें होती है वहाँ पर, बहुत होती है। ये कब तक चलेगी सर ये इरेशनल? क्योंकि 31,000 के नीचे कल क्लोजिंग मिली है। 30,500 से लास्ट टाइम घूमा था, कल एग्जैक्टली 30,500 पर बंद हुआ। 30,500 का हमारा टारगेट था। हाँ। तो कल 30,500 31,200 के बीच का जो सपोर्ट रेंज था, उसके एग्जैक्टली वही पर। कब तक से क्या मतलब है, समय या लेवल? दोनों के हिसाब से, क्योंकि 2,500 अगर 3 दिन में गिर जाए तो फिर समय का तो अलग ही कॉन्सेप्ट। दो चीजें हैं दीप, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, दोनों समय के हिसाब से बताता हूँ जी। शॉर्ट टर्म के हिसाब से परसों, मतलब आज और कल 2 दिन फेड की बैठक है। इस फेड की बैठक तक जो खराब होना है वो हो जाएगा, है ना, शॉर्ट टर्म के लिए। उसके बाद आप थोड़ा संभल जाएंगे। ठीक है। आज और कल में आपको समझ में आ जाएगा, कल फेड को जो करना है, जो कहना है कह देगा, और वो मार्केट उसको पचा लेगा। ठीक है। ये तो शॉर्ट टर्म की बात होगी, बड़ा आसान काम है। कई बार लोग बोलते हैं कि सारे जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं कहते हैं शॉर्ट टर्म मार्केट को प्रेडिक्ट करना मुश्किल काम है। मैं बोलता हूँ शॉर्ट टर्म ही इजी है। मुझे रोज बोलो, मैं रोज लेवल दे दूंगा, निकाल दूंगा, क्या है। लॉन्ग टर्म में किसको पता था 7 दिन पहले कि इतना जोर से अमेरिका जाएगा? लॉन्ग टर्म किसी को पता नहीं होता, उल्टा शॉर्ट टर्म पता होता। लॉन्ग टर्म किसको पता था कि चलो कोरोना आया, वो तो किसी को नहीं पता था, लेकिन कोरोना के बाद इतनी तेजी से बढ़ जाएगा किसको पता? किसी को नहीं पता। सो लॉन्ग टर्म भी उतना ही मुश्किल है जितना शॉर्ट टर्म। खाली लॉन्ग टर्म में आप पे कंफर्ट क्या रहता है, हाँ समय के साथ अल्टीमेटली तो इंसान हो या निफ्टी जाना ऊपर ही है, तो उस हिसाब से तो आप बड़ा आसानी से बोल सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में भी कब बढ़ेंगे वो तो इम्पोर्टेंट है। सो पहली चीज शॉर्ट टर्म के लिहाज से तो अमेरिकी फेड के फैसले के बाद एक बार बाजार रुकनी चाहिए। ठीक है। और उसको हमारे यहाँ ट्रांसलेट करें तो गुरुवार सुबह अमेरिका का फेड का फैसला, और गुरुवार की हमारी एक्सपायरी। तो एक्सपायरी तक आपको जिंदा रहना है। ठीक है। 3 दिन निकालने 3 ट्रेडिंग सेशन। मंगलवार ही हुआ अभी तक, बस मंगलवार ही है। एक ही सेशन हुआ सर, एक ही हुआ पक्का।
लग रहा है ज्यादा हो गए बट एक ही हुआ है अभी तक। मतलब मानसिक रूप से तो ऐसा लग रहा है कि मतलब 4-5 दिन जितना काम कर दिया। लग रहा है वीकेंड आया नहीं। हालांकि कल दीप एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, कल मुझे काफी लोगों के फोन आए जी, और स्पेशली क्लोजिंग वाले शो के लिए तो बहुत लोगों जो अपने वो कमेंट्री दी थी। नहीं, उसके अलावा क्लोजिंग वाले शो के लिए बहुत लोगों ने बोला कि कल जैसा शो हमने बहुत लंबे समय बाद देखा, इतने खराब मूड माहौल में जो शो एकदम हल्का फुल्का था और लोगों को बड़ा मजा आया कि ठीक है स्ट्रेस है। देखो भाव गिरना नहीं गिरना तो हमारे कंट्रोल में है नहीं। एग्जैक्टली, वो होता तो कभी आपको पता ही है इतनी मंदी होती नहीं अगर हमारे हाथ में होता। लेकिन हमारे हाथ में जो है कि आपको आपका दिल मजबूत रखे, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बना रहे हैं, वो कोशिश करते हैं। सो एनीवे, तो हमारे यहाँ गुरुवार तक ये वाली वीकली एक्सपायरी निकालनी है। ठीक है, गुरुवार सुबह इसका फैसला आएगा। गुरुवार तक एक बार शॉर्ट टर्म में जो जाना है 15,500 हो जाए, 15,200 हो जाए, 14,900 हो जाए, 15,400 हो जाए, जो भी होना है, ये 3 दिन का आज कल परसों क्लियर है। ये शॉर्ट टर्म। अब आइए लॉन्ग टर्म की बात जो आप कर रहे थे कि कब तक में लेवल, कब तक में, एक तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से, अब लॉन्ग टर्म में एक ही चीज है दीप। अब ये जो समस्या है ना ग्लोबली इन्फ्लेशन वाली, इस समस्या का एक ही सॉल्यूशन है जो फेड वगैरह कर रहे हैं कि ब्याज दरें बढ़ाओ, और इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो जरूरत से ज्यादा है। बिल्कुल। दूसरा जो सॉल्यूशन है जो सही, अच्छा, कम नुकसान देने वाला और टिकाऊ है, वो है भाइयों इनका समझौता करा दो, रशिया और यूक्रेन। देखो बहुत कम लोग हैं जो रशिया और यूक्रेन को समझौता करवाना चाहते हैं। बिल्कुल, सबके अपने अपने इंटरेस्ट है, नहीं तो कोई युद्ध इतना लंबा चलता नहीं। आधुनिक युग का युद्ध है। करेक्ट। और इस युद्ध में दीप जब आप है ना किताबें लिख कर आएंगी, कई सारे लोग लिखेंगे, जब पढ़ेंगे, इस युद्ध में अगर सबसे बड़ा कोई जीत कर आया है, भले वो यूक्रेन को जीत ना पाया, लेकिन वो रशिया है। जब मोटा पैसा बनाया है बहुत ज्यादा जबरदस्त। और आज हर गल्फ कंट्री, हर ऑयल प्रोड्यूसर ये चाहता है कि रशिया लड़ता रहे। बिल्कुल। दो चार बम गिराता रहे। बिल्कुल। $70 में बिक नहीं रहा था कच्चा तेल, आज $120 में लोग लाइन लगा कर ले रहे हैं। करेक्ट। बिल्कुल। सो इससे बढ़िया गल्फ कंट्रीज के लिए, गल्फ कंट्रीज को चाहिए नहीं, चाइना को चाहिए नहीं कि युद्ध खत्म हो। ठीक है, यूक्रेन चाहे तो भी कुछ कर नहीं सकता। बिल्कुल। यूरोप के देशों में वो ताकत बची नहीं, और अमेरिका के लिए मूंछ का सवाल है। तो अब मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? एग्जैक्टली। राइट। कौन पहले बोले कि हाँ खत्म करना है, अब वो पहले आपके चक्कर में रुके हुए हैं। बिल्कुल। तो ये कब होगा? कभी न कभी तो होगा। अब ये हफ्ते 2 हफ्ते में हो जाए या महीने 2 महीने में हो जाए, मेरा जो सेंस बन रहा है कि यूरोप के कई सारे देश इसको ज्यादा लंबे समय तक झेल नहीं पाएंगे। और हो सकता है दीप कि आप सर्दियां शुरू होने के पहले इस युद्ध का समाधान होते हुए देखे। मतलब समाधान से मतलब क्या, लड़ तो रही नहीं, खाली ऑफिशियली मना करना है कि हम नहीं लड़ेंगे, हम बातचीत करेंगे, समझेंगे। बीच बीच में बातचीत करने की कुछ खबरें आएगी, एक बार अचानक से बाजार जोर से उछलेंगे भी दिन के दौरान, फिर बिकवाली आएगी, फिर उछलेंगे, लेकिन फाइनली जब युद्ध का समापन समारोह हो जाए, उस समय आपको देखना है कि बाजार जोर से भागेगा। उस समय तो बड़ा ट्रिगर जो बाजार के लिए वो युद्ध खत्म होना ही, क्योंकि इसके जैसे ऐसा होता है आपका क्रूड $20 नीचे आ गया। करेक्ट। तुरंत प्रभाव से। करेक्ट। बाकी कमोडिटीज आपकी ठंडी हो गई, वो तो काफी कुछ तो वैसे भी हो चुके। सो बस इसी चीज पर बड़े ट्रिगर पर, अब ये आज होगा, कल होगा, हफ्ते भर बाद होगा, महीने भर बाद होगा, ये तो मुझे नहीं पता। मेरा ये सेंस है सर्दियां शुरू होने के पहले हो जाना चाहिए, यूरोप की सर्दियां शुरू होने के पहले, क्योंकि अल्टीमेटली है ना फिर सबको है ना, कोई भूखे पेट लड़ नहीं सकता। करेक्ट। अगर आपकी इकोनॉमी की हालत खराब है तो आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा, और वो इकोनॉमी की हालत रशिया से ज्यादा बाकी देशों की खराब है। रशिया लड़के भी उतना कमजोर नहीं है। राइट। यूक्रेन तो खैर खत्म ही है, वो अलग बात है, बट बाकी यूरोप का क्या? तो आई थिंक यूरोप की तरफ से जो प्रेशर बनेगा वो अमेरिका पे भी प्रेशर बनाएंगे, भाई खत्म करो। करेक्ट। थोड़ा रशिया को भी तैयार करेंगे। सो आई थिंक वो एक लॉजिकल सॉल्यूशन होगा। मैं ये जस्ट कॉमन सेंस और लॉजिकल बात कर रहा हूँ, मेरी कोई एक्सपर्टाइज युद्ध वाली चीजों की नहीं है, लेकिन हाँ मार्केट के एंगल से यही ट्रिगर हो सकता है। तो अब इस युद्ध की तरफ कुछ रेजोल्यूशन आना चाहिए, बाजार यही चाहेगा। आ जाए तो बच जाएंगे, आ जाए तो बच जाएंगे। ठीक है सर, वहाँ पर हमारी नज़र है। अच्छा, हमारे लिए अब क्या इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि हम ऑफ कोर्स ग्लोबल क्यूज और डाउ पर तो रिएक्ट कर ही रहे हैं। हमारा इन्फ्लेशन डेटा कल आया सर,
इतना खराब नहीं था हमारा इन्फ्लेशन डेटा, 7.8 से घटकर 7.17% तक ही आया। तो हमारा थोड़ा तो होना चाहिए, हमारी पॉलिसी भी निकल गई है, आगे का पाथ पे आ गया है। पूरी दुनिया में अगर कहीं इन्फ्लेशन घट रहा है तो हमारे यहीं घट रहा है, भले कहीं से भी घट रहा हो। और आज रियल इंटरेस्ट रेट जो नेगेटिव चल रही है पूरी दुनिया में, सबसे कम नेगेटिव हमारे पास है। बिल्कुल। कल जो हमने आंकड़े दिखाए, तो ऐसे देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी हर एक लिहाज से बहुत बेहतर है। बिल्कुल। हमारा सेंट्रल बैंक दूसरे सेंट्रल बैंक के मुकाबले में ज्यादा अलर्ट है जी, है 90 बेसिस पॉइंट पहले ही बढ़ा दिए, इससे पहले कि और एक्सीडेंट हो। एग्जैक्ट करेक्ट। और आज भी देखिए हमारे रियल इंटरेस्ट रेट -3% ही है, अमेरिका में -7% है। 7% है। तो क्या चीज, मतलब कौन से अच्छे नोबेल पुरस्कार सब वही ले जाते हैं फिर भी। करेक्ट। किस चीज की इकोनॉमी चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, मतलब फेल है कम्प्लीटली। तो हम तो और फिर हमारे 7% का आंकड़ा आया कल, घट कर आया। तो कहाँ घट रही है महंगाई? एक ही दुनिया में एक देश तो बताओ कम से कम हमारे। अच्छा, और आज भी कंजम्पशन, आज भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन में पढ़िए, पिछले 8 महीनों में जबरदस्त हायरिंग होती हुई दिखी। सो नौकरियां हैं, कंजम्पशन है, इकोनॉमी अच्छी चल रही है, महंगाई हमारी दुनिया के मुकाबले में कम है। तो हम तो बेहतर हैं ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब क्या है दीप, इसमें अब जो चीज़ है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे यहाँ, ये तो सब मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी में समस्या हमारे यहाँ भी है। दुनिया की बड़ी है, हमारी छोटी है, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट जो चलता है खरीदने और बेचने से चलता है। यस सर। और एक जो डर बहुत भारी बना हुआ कि एफआईएस बेच रहे हैं और बेच भी रहे हैं। अब इसका मैं एक सॉल्यूशन बताता हूँ, और कल जो मैं 3:30 बजे बोला भी था, उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ। कितना बेचेंगे ये आपको डिसाइड करना है। करेक्ट। अगर हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स में ताकत है, मैं 2 चीज़ें बोलूँगा दी, अगर ये 2 चीज़ें आप संभाल सकते हैं तो एफआईएस के आगे हम जीतेंगे। जी। पहला, 6 महीने निकाल लें, अगले 6 महीने। हाँ ठीक है। दूसरा, इस 6 महीने तक अगर जो 12,000, 13,000, 15,000 करोड़ हर महीने के रिटेल इन्वेस्टर्स के म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं, ये आते रहे, हो गया काम। क्यों? अब जो एफआईएस की ऑल टाइम जो टॉप 200 स्टॉक्स में जो पोजीशन होती है उनकी, वो आप देखें ऑल टाइम लो लगभग 17%, 18% के आसपास पहुंची हुई है। हम 21.5% के आसपास थे, वहां से 19.5% के आसपास अभी आ गए बेच के। 1% अगर एफआईएस और बेचते हैं फॉर एग्जांपल इन वर्स्ट केस सिनेरियो, तो 70-80 हज़ार करोड़ की बिकवाली होती है। ये 70-80 हज़ार करोड़ की बिकवाली अगर हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स अगले 5-6 महीने में झेल सकते हैं, वी आर डन। फिर ऐसा तो है नहीं कि वो जीरो करके सब बेच के निकल जाएंगे। अगर वैसा होना है तब तो फिर कुछ भी रखो, कभी भी रखो, फिर तो पूरा सभी खत्म ही होना है, तो हो ही जाएगा। अच्छा, फिर तो बेचने के लिए कोई होना भी तो चाहिए, किसको बेचेंगे? करेक्ट। अब इस फिगर में थोड़ा सा ये हो सकता है कि कई सारे आईपीओ आए हैं, तो आईपीओ की में भी एफआईएस का इन्वेस्टमेंट बहुत सारा जो सेकेंडरी मार्केट में दिखता नहीं, तो 25-30 हज़ार करोड़ वो गिन लो, तो 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली मेरे हिसाब से वर्स्ट केस सिनेरियो में और अगले 4-6 महीने में आ सकती है। ठीक है, वो क्या हम झेल सकते हैं या नहीं झेल सकते, वही जवाब है। तो ऐसे में अगला की जो है मार्केट के लिए वो रिटेल की तरफ से, अगर रिटेल ने अपना कॉन्फिडेंस रखा, पैसा लगाते रहे, नहीं निकाला, 6 महीने निकाल दिए, तब तो इंडियन मार्केट जीत गए। और अगर इसके विपरीत हुआ कि नहीं अब तो बहुत खराब हो रहा है, हम भी निकाल लेते हैं, एफआईएस बेचे और ये हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा, निफ्टी 14 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, वो भावना आने लगी, म्यूचुअल फंड में से पैसा निकालना शुरू किया या बेचना शुरू किया, लेना एफआईएस को, तो देखो एफआईएस तो आके लेंगे नहीं, ये बात समझ लो। शॉर्ट काट ले अलग बात है, लेंगे नहीं। सो अगर वो सिचुएशन हो गई तो फिर हम गए। तो इस बार की है ना तीसरी महाशक्ति के हाथ में। तो अगर आप 6 महीने निकाल सकते हैं और अपना पैसा रख सकते हैं तो हमारे मार्केट बचे हुए हैं, नहीं तो ग्लोबल के साथ हम भी गिर जाएंगे इसमें क्या। फिर तो ऐसे 2 लाख करोड़ की बिकवाली तो हमने बचा ली है। बचे ही है। नहीं, दी प्रॉब्लम 2 लाख की बिकवाली बचाने में नहीं है, प्रॉब्लम आखिरी 20,000 बचाने में। वहीं पर तो बुरी हालत होती है। अब शुरुआत के 50,000 करोड़ खरीदने में तो पसीना नहीं आता। भाई वो बात वही है ना कि आप आखिरी लैप में कितना तेजी से दौड़ते हो, वो वाली चीज है। तो दिक्कत तो लास्ट वाले में है। करेक्ट। लास्ट का 20-25 हज़ार करोड़ अगर बचाने की ताकत नहीं तो उसका प्राइस इंपैक्ट बहुत जोर से आता है ना। वहां लिक्विडिटी धीमे धीमे खत्म होने लगती है, वो जो प्राइस इंपैक्ट आता है वो बहुत जोर से आता है। सो अगले 6 महीने अगर रिटेल इन्वेस्टर्स यही की है, मैं फिर बोल रहा हूं मार्केट यही चलाएंगे, यही गिराएंगे। अब यहां पर चाबी है, यही है। तो अगले 6 महीने अगर हमारे म्यूचुअल फंड्स के पास पैसा आता रहा, हमारे रिटेल इन्वेस्टर ने नहीं निकाला, तो हम बच गए। नहीं तो फिर सबकी दुनिया में सब जगह निकाल रहे हैं, हमारे भी रिटेल इन्वेस्टर निकाल रहे, तो गलत क्या है? अपना अपना है नजरिया।
क्लियर है। ये अच्छा पॉइंट आपने समझा है सर। तो चलिए, ये पूरा थोड़ा बाजार का सेटअप, थोड़ा मॉर्निंग चार्ट हमने ज़्यादा कर ली, बट समझना ज़रूरी है कि इस समय बाजार का मूड माहौल कैसा है, एंड ऑफ कोर्स पॉलिसी जो आएगी उस पर भी नजर है। बताएं सर, फिर आज की स्ट्रैटेजी समझते हैं। ग्लोबल संकेत नेगेटिव, एफआईज नेगेटिव, डीआईज पॉजिटिव, एफएनओ न्यूट्रल, सेंटीमेंट और ट्रेंड नेगेटिव। कल वाले ही है, सेम, कोई बदलाव नहीं। आज भी सपोर्ट जोन 3 दे रहा हूँ। पहला होगा 15,675, 15,735, इस रेंज में खुलने चाहिए। खुलने के बाद देखते हैं, अगर थोड़ा और नीचे जाना रहा तो 15,550, 15,625 अगला अहम सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे जहाँ खरीदारी की जगह बनेगी दीप, वो है 15,375 से 15,450। ओके, ठीक है, ये हो गया आपका। बहुत खराब हुए तो अगला बड़ा सपोर्ट लेवल जो निकल कर आता है दीप, वो आता है 14,900 से 15,200। जहां आप 20% करेक्शन 18,600 से पूरा करेंगे तो उस 300 पॉइंट पर सबसे बड़ा आपका फोकस होना चाहिए, अगर आप 15,400 के नीचे जाते हैं तो। ठीक है। हायर साइड में 15,850, 15,900 हल्की फुल्की रुकावट, 15,975 से 16,075 बिकवाली की जगह, ये निफ्टी में ऊपर के लिए। बैंक निफ्टी भी 3 दूंगा आपको लेवल्स जी। 33,125, 33,200 ये छोटा सा हल्का फुल्का सपोर्ट। 32,875 से 33,000 ये दूसरा सपोर्ट है, ये भी नज़दीक का, ये ज़्यादा दूर नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो निकल कर आता है दीप, वो ये है 300 पॉइंट की रेंज, 32,150 से 32,450। यहाँ खरीदारी की जगह बनती है। इस जगह में एक समस्या है जो मैं थोड़ी सी आगे बताऊंगा क्या है, लेकिन तब तक बैंक निफ्टी में हाई रेंज 33,775 से 33,900 होगी। पार निकल कर टिके तो 34,000, 34,350, ये वो रेंज है जहाँ पर आपको भरपूर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती हुई दिखेगी। ये बड़े जोन आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में सारे के सारे कैश लेवल हैं, स्पॉट लेवल से, जो निफ्टी के कल की क्लोजिंग बेसिस पे मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है सर। सपोर्ट लेवल सपोर्ट 15,775 के आसपास आप बंद हुए। 15,735, 675, ये दो तो कल देख चुके हैं ऑलमोस्ट। 625, 550 मीडियम है। 15,500, 15,450, 15,375 में 16 बोला था क्या? अच्छा ठीक है। एक बार तो बनता है, एक दिन में 1-2 बार तो अलाउड है। हाँ, जब तक ये 4-5 दिन 16,000 के नीचे न रहे। हाँ, अभी तो एक ही दिन हुआ है। अभी तो एक ही दिन हुआ है। या तो आप मैं सुधर जाऊंगा, ये ऊपर हो जाएंगे, दो में से एक हो जाए। हायर लेवल्स 15,775, 15,800, 850, 900, 975, 16,000 और 16,075, ये सारे लेवल्स हैं निफ्टी में ऊपर के लिए। अब आइए बैंक निफ्टी, 33,400 पर आप बंद हुए। 3-4 सपोर्ट नजदीक के हैं, 33,300, 33,200, 33,125 और 33,000, ये 4 सपोर्ट बहुत नजदीक के। इसके नीचे रिस्क शुरू होती है। और अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ वो यहाँ है दीप। 33,000 के नीचे अगला सपोर्ट आएगा 32,875, 32,875 से 32,450, लगभग 400 पॉइंट की रेंज में फ्री फॉल है। बीच में मुझे कोई रुकेगा मुझे नहीं पता, मुझे लेवल नहीं मिला। और यूजुअली जब आप बोलते हैं वो होता ही है, फ्री फॉल टाइप सिचुएशन ही बन जाती है। वो रिस्क है, मतलब 32,500 तक घर खुल जाता है आपका। 32,875 के नीचे 32,450, 32,500 तक, ये जो है ना, ये बड़ा खतरे वाला जगह है। तो 32,850, 875 तोड़ के ट्रेड किया तो 400-500 पॉइंट टाइम नहीं लगेगा आपको, टाइम घंटों में मिनटों में आ जाएगा। वो रिस्क यहाँ पर है, ध्यान में रखिए। उसके बाद आपका खरीदारी का रेंज बनता है 450, 32,375 और 32,150। फिलहाल मैं 32,150, 32,000 के नीचे की लेवल फिलहाल नहीं देख रहा है, न देखना चाहता हूँ। ऊपर की तरफ 33,525, 33,600, दो छोटे लेवल है। 675, 775 कल के हाई के आसपास के ये लेवल बन जाते हैं। उसके बाद 33,900, 34,000 और 34,175 निफ्टी में हायर लेवल्स। जी दी, अंडरस्टूड सर। तो चलिए, ये है आपके लिए आज के सपोर्ट लेवल्स, रेजिस्टेंस और बड़े लेवल्स। अच्छा, डेटा समझाएं सर। अब एफआईएस की पोजीशन कैसी है, पीसीआर क्या कह रहे हैं सर? एफआईएस की इंडेक्स पोजीशन 12% पे आ गई थी, और ये 12% की इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन ये आपकी कोविड के लो से भी नीचे 17% थी। 17% बीच में कभी कभार 11-12% पहुंची थी उस समय इंट्राडे, मतलब सीरीज की शुरुआत में 17% रही है, लेकिन बीच में पहुंची थी। तो लगभग आप उन लेवल के आसपास आ गए। अब खराब क्या है? खराब ये है कि एफआईएस को लेना ही नहीं है भाई। अच्छा क्या है, 12% ही तो बचे, और क्या बेचोगे? करेक्ट, इंडेक्स में तो और स्टॉक्स तो है भाई, भरपूर है, माफ करना, लेकिन हाँ, इंडेक्स तो आपका, मतलब ट्रेडिंग पोजीशन तो आपकी हो गई। सो इस ट्रेडिंग पोजीशन के दम पे आप ये कह सकते हैं कि अगर आज कल में फेड की तरफ से फैसला आ जाए कर जाए तो हो सकता है गुरुवार के पहले आपको एक शॉर्ट कवरिंग मिल जाएगी नीचे से। अब वो शॉर्ट कवरिंग ही होगी, और एफआईएस के हिसाब से ओवरसोल्ड मार्केट है,
तो उस हिसाब से एक शॉर्ट कवरिंग आपकी बन सकती है। पुट कॉल रेशियो भी आपका नियर ओवर सोल्ड लेवल है 0.7 पर है। आज नीचे खुल के थोड़ा और आप नीचे हो जाएंगे तो यहाँ से भी एक लोअर लेवल से शॉर्ट कवरिंग बनती है। विक्स 14% बढ़कर आया, जो कोई आश्चर्य की बात है नहीं। अब आइए स्टॉप लॉस के लेवल। इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन पे आपका स्टॉप लॉस एक ही कल के लो के नीचे लगाइए 15,675 इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पे भी। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, इसके नीचे रहना ही नहीं है, अब नहीं रहना। हाँ, ठीक है, कल बच गया आपका 15,700 क्लोजिंग वाला। बिल्कुल आज देखते हैं। बैंक निफ्टी 33,000 का बनता है, थोड़ा सा नीचे 32,950, 50 पॉइंट की सेफ्टी के साथ। इंट्राडे भी क्लोजिंग भी। ठीक है, क्लियर कट। क्लियर। शॉर्ट है, वाह 16,000 का स्टॉप लॉस है इंट्राडे, जिसको छोटा रखना 15,900 रखे। 16,000 इंट्राडे, क्लोजिंग 16,200, इसके नीचे नहीं। 16,200 के ऊपर बंद होने के बाद ही आपको सोचना है कि मैं शॉर्ट काटूं। निफ्टी इंट्राडे 34,000, क्लोजिंग 34,500। इंट्राडे किसी को छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो 33,800 का भी रख सकता है कल के हाइस के ऊपर। 34,000 ज़्यादा सेफ है, 34,500 क्लोजिंग बेसिस पे। क्लियर कट। ठीक है सर, ये है आपके लिए मौजूदा पोजीशंस के लिए। अब नई पोजीशंस बताएं। बेचना है निफ्टी, छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे 15,900 का और बेचेंगे 15,735, 675 दो छोटे टारगेट, 15,625, 15,550 मीडियम टारगेट, 15,500 450 और 15,375 फाइनल टारगेट। जो लोग खरीदना चाहते हैं पहले तो खरीदने के लिए एग्रेशन होना चाहिए। एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ही खरीदने के बारे में सोचे, और वो खरीदने की रेंज होगी आपकी 15,450 से 15,550 की। इस रेंज में आए तो खरीदे। स्टॉप लॉस आपका 15,350 का होगा, 100 पॉइंट नीचे। टारगेट जो बनेंगे 15,625, 675, 725, 775, 800, 850 और 900 तक के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी निफ्टी में इस रेंज में। अब आइए बैंक निफ्टी। तो मतलब एग्रेसिव का मतलब ऐसा नहीं मैंने दो दूसरे भी दिए हैं, एक ही में एग्रेसिव निकल रहा है हमारा। तो बैंक निफ्टी बेचना है आपको 33,800 के स्टॉप लॉस के साथ, 33,300, 33,200, 33,125 और 33,000। ये 4 लेवल तो छोटे हैं जो आने की पूरी संभावना। इसके नीचे का देखना होगा कि और गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं। तब होगा आपका लेवल 32,875, फिर सीधा 32,450, 32,375 और 32,150। ये सारे टारगेट हैं जिसके लिए बैंक निफ्टी में करनी है बिक वाली। ठीक है, अब आइए खरीदने का। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है दीप। अगर डाउ वाउ का डिसीजन आ जाता है उसके बाद जो कुछ थोड़ा सा बाजार घूमता है तो खरीदने के लिए सबसे बढ़िया जगह जिसकी मैं बात कर भी रहा था कि 32,000, 32,500 की रेंज में एक चांस बन सकता है अगर घूमना है तो 32,150, 32,450, ये 300 पॉइंट की रेंज गोल्डन लेवल है खरीदने के लिए। लेकिन स्टिक स्टॉप लॉस 32,000 का होना चाहिए, क्योंकि अगर इसको तोड़ के नीचे गए तो आपके लिए 29,000 तक का भी रास्ता खुल जाता है। 31,500 और 29,000, 1,500 से 3,000 पॉइंट खुलता है। इसलिए 32,000 के नीचे नहीं रहना, लेकिन एक चांस इस रेंज में लेना चाहिए। एक चांस जरूर लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। फिर बोलूंगा दीप, जब भी लेने का मन करे बैंक्स लेना है, ऑटो लेना है, थोड़ा ऑटो एंसिलरी लेना है, लीकर स्टॉक्स लेने हैं, सेलेक्टिवली एफएमसीजी लेना है, और 5-1% अब यहाँ से और गिर जाए 4-5% और फिर आईटी लेना है। अब पहली बार मैं आईटी को बोलूँगा 4-5% का और करेक्शन बाकी है। अगर हो जाए तो, अगर वो हो जाता है तो फिर आईटी आपके बेचने की लिस्ट में से निकल कर न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड पे आने, तब वैल्यूएशन एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। जो आईटी शेयरों में कोई समस्या नहीं, धंधा अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। खाली एक ही प्रॉब्लम थी, एक इनके हायरिंग वाले इश्यूज थे और दूसरा इनका वैल्यूएशन, अनाप शनाप, जो दोनों चीजें अब ठीक हो रही है ना, तो इसलिए ये ठीक हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी बेचने की राय तो हमने दे दी, अब खरीदने की भी बता दी, 32,150 बता दी है ना। हाँ, अच्छा, एग्रेसिव ट्रेडर के लिए एक दे रहा हूं, लेकिन आपको खाली पढ़ने के लिए है, एग्रेसिव ट्रेडर के लिए भी करने के लिए नहीं है। फिर भी लिख लीजिए 33,000, 33,125 की रेंज में एक बार आप चाहें तो चांस ले सकते हैं बैंक निफ्टी खरीदने का। स्टिक स्टॉप लॉस आपका 32,850 का होगा। टारगेट जो बनेंगे 33,300, 400 दो छोटे टारगेट, 525, 600 मीडियम टारगेट, 675, 775 और उसके बाद 33,900, 34,000 तक के टारगेट बनते हैं। अगर आपकी हिम्मत, और ये तभी लेना है जब आपको डाउ फ्यूचर थोड़े बेहतर होते हुए दिखे, और सिर्फ छोटे मुनाफे के लिए, शॉर्ट कवरिंग के लिए, बाकी नहीं, खरीदने के लिए नहीं, सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के लिए अगर करना है तो, नहीं करे तो कोई बात। ठीक है सर, अंडरस्टूड। तो यह है आपके लिए पूरा का पूरा लेवल्स के हिसाब से सेटअप। बैंडलेस डबल हो गई सर, डेल्टा को कंपनी देने के लिए आरबीएल आ गए, हालांकि ये सरप्राइज नहीं था, मालूम था होने वाला है। तो ये है दो स्टॉक्स, डेल्टा कॉप, आरबीएल, आज के वायदा कारोबार के बैन में। अब डेटा समझाएं सर। कुछ नहीं, खराब ही है। 4,200 करोड़ का कैश में 1,800, 3600 करोड़, 3600, 3700, 3800, पूरा $1 बिलियन का बेचा है कैश और फ्यूचर्स मिलाकर एफआईज ने। 7,800 करोड़ का
2800 करोड़, मतलब $1 बिलियन की सेल लगा रखी है। 2800 करोड़ का खरीदारी घरेलू फंड ने की है। वायदा कारोबार के लिहाज से एक ही डेटा है दीप, सबसे इंपॉर्टेंट वो 15,800 है, जिसके नीचे आप बंद हुए। 15,800 के पुट और कॉल दोनों में 40 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। कॉल्स में कल ही जुड़े हैं, तो 15,800 के ऊपर निकलकर टिक कर ट्रेड करना शुरू करे, वहां से 1 पॉइंट गिनेगा। जब तक आप 15,800 के नीचे ही हैं, 15,801 पर 1 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। अगला बड़ा सपोर्ट आता है आपका सीधा 15,500 के आसपास, 46 लाख शेयर वहाँ पर है। तो ब्रॉडली गैप से खुलने के बाद जो रेंज बननी चाहिए वो आपकी 15,500 15,800 बननी चाहिए, ये डेटा में दिख रहा है। बैंक निफ्टी 33,000 बड़ा सपोर्ट है, 15 लाख शेयर हैं, उसके नीचे जाने पर फ्रेश कमजोरी बनेगी, जो लेवल्स में दे ही चुका हूँ। 34,000 ऊपर रुकावट का लेवल है, सिंपल ये लेवल ठीक है सर। चलिए, ये हैं आज के लिए आपके सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स और आज की पूरी स्ट्रैटेजी। नजर रखते हैं, गैप डाउन तो है, उसके बाद क्या होगा। अमेरिकी फ्यूचर्स उतने खराब नहीं लग रहे हैं, 3 दिनों में 2500 पॉइंट्स के ऊपर थे, 125 अंक, अब ऑलमोस्ट 150 अंक ऊपर हो गया डाउ फ्यूचर्स। तो थोड़ी बेहतर सिचुएशन एटलीस्ट अमेरिकी फ्यूचर्स की दिख रही है। आइए, स्टॉक्स के लिहाज से कौन से हैं आज की इंपॉर्टेंट खबरें और साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जानते हैं वरुण, अरमान, आशीष के साथ। वरुण, मॉर्निंग बताएं ट्रिगर्स और खबरें आज की। गुड मॉर्निंग दीप। तो ट्रिगर्स में सबसे इंपॉर्टेंट तो बजाज ऑटो ही है। आज इसकी बायबैक के ऊपर बोर्ड की बैठक है और 2000 के बाद पहले बार ये बायबैक कर रहे हैं, तो यहाँ पे सभी की नजर होगी। इसके अलावा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस फंड जुटाने पे बोर्ड विचार करने वाला है। यूरेका फोर्ब्स आज से ओपन ऑफर खुलने वाला है, एक 26% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदी जाएगी और ओपन ऑफर का प्राइस जो है 210 रुपये 15 पैसे का है। एक्स डेट है हेवल्स इंडिया और इंडियन बैंक। फाइनल डिविडेंड हेवल्स इंडिया 4.5 रुपये, इंडियन बैंक 6.5 रुपये, तो इसका एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। अब खबरें, सबसे पहले टोरेंट पावर, यहाँ स्काई पावर ग्रुप में 100% के आसपास का अधिग्रहण जो है कंपनी कर रही है। करीब 50 मेगावाट के आसपास का जो सोलर पावर प्लांट है उसका अधिग्रहण किया जा रहा है। कुल 416 करोड़ में अधिग्रहण जो है वो किया जा रहा है। जोमेटो पे खासकर नजर रखिएगा, क्योंकि जोमेटो, स्विगी जैसी कंपनीज जो है उन पे सरकार सख्त हो रही है और नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे शिकायत के बाद सरकार ने कहीं ना कहीं आदेश दिए हैं कि ऑनलाइन फूड बिजनेस जो है उनको मैकेनिज्म बनाना होगा और कहीं ना कहीं उपभोक्ता जो है उनकी शिकायत दूर करने के लिए मैकेनिज्म बनाने के आदेश दिए गए हैं। मैकेनिज्म बनाना और प्रस्ताव भेजने के लिए 15 दिन का समय जो है वो दिया गया है। ऑनलाइन फूड बिजनेस कंपनियों को सभी चार्जेस जो है उसका ब्रेकअप भी देना होगा। कंपनियों को डिलीवरी, पैकेजिंग, टैक्स, इसके अलावा जो बाकी चार्जेस है उसका पूरा ब्यौरा जो है वो देने को कहा गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है इन कंपनीज के ऊपर अपनी जो सख्ती है वो बढ़ाते जा रही है। और आखिर में जीआर इंफ्रा, यहाँ पे सीबीआई ने जीआर इंफ्रा के ईडी समेत 3 अधिकारी जो है उनको कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि जो है वो की गई है। एनएचए के अकाउंट डिपॉजिटर्स जो है उनके 2 अधिकारियों को गिरफ्तारी की पुष्टि की गई है। तो इसके चलते जीआर इंफ्रा जो है उसको भी नजर में रखिएगा। ये हमने आपको बताया भी था कि यहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं, तो हमारी एक्सक्लूसिव थी सबसे पहले। हाँ, हमने बताया था सबसे पहले। लेकिन एक चीज है जो आप कह रहे हैं कि आज से बजाज ऑटो का आज बोर्ड बैठक है, बायबैक है, तो हमने कोशिश की है क्योंकि 22 साल बाद बायबैक हो रहा है, 2000 में हुआ था, लेकिन हमने कुछ डेटा निकाले हैं। तो आज हम आपके सामने रखेंगे कि बायबैक कितना हो सकता है, किस प्राइस तक हो सकता है। तो उसकी क्वांटिटी, नंबर ऑफ शेयर्स, हमने कुछ कैलकुलेशन करने की कोशिश की। तो बजाज ऑटो के बायबैक की एक्सक्लूसिव रिसर्च आपके सामने आ जाएगी। बहुत बढ़िया सर, इसकी तैयारी है, फाइनल टच कर रहे हैं, तो बिल्कुल तैयारी है। किस लेवल पर बायबैक हो सकता है, किस भाव पर, ये बताने की हम आपको कोशिश जरूर करेंगे। आइए जानते हैं अरमान के साथ और कुछ खबरें जो हैं आज की। अरमान, मॉर्निंग बताएं। WPIL लिमिटेड पर ध्यान रखिएगा, जिसमें इनको पश्चिम बंगाल सरकार से जो वाटर सप्लाई स्कीम के लिए इनको लगभग एक 430 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। बल्क डील्स है मेरे पास, जिसमें डेल्टा कॉप पर ध्यान रखिएगा, जिसमें HDFC म्यूचुअल फंड ने लगभग 2.15% जो हिस्सेदारी है वो 10 जून को ओपन मार्केट के जरिए खरीदी है। एथर इंडस्ट्रीज पर ध्यान रखिएगा, जिसमें SBI म्यूचुअल फंड ने लगभग 0.256% जो हिस्सेदारी खरीदी है 10 जून को ओपन मार्केट के जरिए, और जो उनकी अब कुल हिस्सेदारी है वो बढ़कर 5.18% हो चुकी है। कैप्री ग्लोबल कैपिटल पर ध्यान रखिएगा, जिसमें LIC ने लगभग 2% जो हिस्सेदारी खरीदी है, और अब इनकी कुल हिस्सेदारी लगभग 5% से बढ़कर लगभग 7% पर आती हुई दिखी है। और अंत में भारत FIH का जो IPO है उसको सेबी की मंजूरी मिल चुकी है, और ये IPO के जरिए वो लगभग 5,000 करोड़ जुटाने का सोच रहे हैं। उसके साथ साथ ये बता दूं मैं आपको, ये जो भारत FIH है ये फॉक्सकॉन की सब्सिडरी है। तो नई IPO आने की तैयारी है, फॉक्सकॉन की सब्सिडरी भारत FIH IPO ला रही है। ब्रोकरेजेस आज क्या कह रही है ये भी जान लेते हैं एक बार FIR में।
मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की ब्रोकरेजेस। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए जोमेटो पर इंटरेस्टिंग रिपोर्ट चाहिए मैक्वारी की तरफ से, जहां पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है। 68 रुपए का भाव आ गया है स्टॉक का, लेकिन ये मान रहे कि और गिरावट यहां पर देखने को मिल सकती है। 55 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं और ये मान रहे कि इंडेक्स में 15% का करेक्शन आ गया, स्टॉक 60% लुढ़क गया, लेकिन डाउनसाइड अभी बाकी है, जिसके चलते करंट मार्केट प्राइस से नीचे यानी 55 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। लेकिन ओवरऑल कमेंट्री अगर आप देखें तो ठीक ठाक है, मान रहे कि डोमिनेंट पोजीशन है इनकी डिलीवरी मार्केट में, यहाँ पर ग्रोथ भी काफी बढ़िया है, लेकिन भरोसा नहीं है स्टॉक के ऊपर। इसके लिए अंडर परफॉर्म की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है, 55 रुपए का जो है लक्ष्य दिया है। वहीं क्रेडिट स्विस देखें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखें, व्यू इनका बरकरार है 90 रुपए पर। आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 960 रुपए के लक्ष्य के लिए, 688 रुपए की क्लोजिंग है। वहीं क्रेडिट स्विस देखें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखें 870 के लक्ष्य के लिए। इन्फोसिस पर नोमेरा खरीदारी किराए देने 1720 रुपए का लक्ष्य दिया है। क्रेडिट स्विस भी देखें तो बुलिश है, 2050 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। इसके अलावा टाइटन यहाँ पर देखिए मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 2102 रुपए की क्लोजिंग है, 3000 रुपए का ऊंचा लक्ष्य दे रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 7275 से घटाकर 6550 कर दिया है। हालांकि 5356 रुपए की जो है कल की क्लोजिंग है। हिंडाल्को पर देखें तो क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 610 के लक्ष्य के लिए। टीसीएस पर क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 4350 रुपए के लक्ष्य के लिए। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर क्रेडिट स्विस जो है न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे 1900 रुपए के लक्ष्य के लिए, और साथ में वोल्टास यहाँ पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा 975 के लक्ष्य के लिए। अंत में आउट परफॉर्म की रेटिंग दिया वेदांता पर 490 रुपए का लक्ष्य दिया। ये वाली वापस बताओ, लास्ट वाली सबसे दमदार रिपोर्ट यही है, सबसे दमदारी है ये सर, 290 का 490 490 व्यू बरकरार है। क्रेडिट स्विस ये बड़ी रिपोर्ट, 490 का टारगेट रखा है, बड़ी चीज है, बड़ी तो एक्सपेक्टेशन। चलिए ये एक बड़ी दमदार रिपोर्ट आती हुई दिख रही है आपके लिए। और सबसे जोमेटो में तो कुश्ती चली रही है, एक को लगता है 55, दूसरे को लगता है 90। ओके चलिए बढ़ते आगे, और वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। बाय सेल नोटा के साथ तैयार है सबके सब पिक ऑफ द डे बताने के लिए। बंसल जी सुप्रभात, करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी पिक ऑफ द डे तो मैं दूंगा ही, बट उससे पहले भी आपने जोमेटो का नाम लिया, तो अनिल जी जोमेटो में तो कुश्ती चलेगी। एक तरफ हमारे अपने पैनलिस्ट हैं जो जोमेटो को टोमेटो से सस्ता करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ अनिल जी कुछ विदेशी लोग हैं जो जोमेटो को एवोकेडो से महंगा करना चाहते हैं। तो अनिल जी एवोकेडो से तो महंगा होगा नहीं, अभी बीच में लटका रहेगा अनिल जी। चलिए बढ़िया, न टमाटर से सस्ता होना है, एवोकाडो से महंगा होने दो, जो होता है। आज भी खबरें काफी है जोमेटो को लेकर, थोड़ा टाइट किया है थोड़ा सरकार टाइट ने। किया सरकार ने। स्विगी जोमेटो को बड़ा टाइट किया है, देखते हैं क्या कुछ होता है। बताएं बंसल जी पिक ऑफ द डे। अनिल जी पिक ऑफ द डे दे रहा हूँ अनिल जी, दो चीजें अनिल जी। एक तो मैं पहले से सोच के आया था, भूल गया था अनिल जी, ये जो जोमेटो और स्विगी है ना अनिल जी, इनके चार्जेस भी काफी ज्यादा लग रहे हैं। और एक अनिल जी अगर आपको ध्यान हो तो कुछ समय पहले जब स्पुतनिक का अनिल जी वैक्सीनेशन आया था, तो डॉक्टर रेड्डीज लैब भी चला था और ये ग्लैंड फार्मा वगैरह भी चले थे अनिल जी। स्पुतनिक के वैक्सीनेशन में एक इशू आ रहा है, जिन भी लोगों को स्पुतनिक का वैक्सीनेशन लगा अनिल जी, उसको WHO ने अनिल जी प्रमाणित नहीं करा है, तो वो लोग अनिल जी बाहर, हिंदुस्तान के बाहर ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं। अब अनिल जी दिक्कत क्या है कि आप दोबारा से अगर कोवैक्सीन या कोविशील्ड लगाते हैं तो क्या वो आधार पे अपडेट होगा अनिल जी? अच्छा तो बंसल अनिल जी जी मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ, मेरे कुछ जानकारों को लगा अनिल जी। जी हाँ। तो अनिल जी आपसे रिक्वेस्ट है, मतलब कि आपके पास तो खोजी पत्रकार है अनिल जी, इसका कोई हल निकाले। बहुत से लोगों को अनिल जी स्पुतनिक का वैक्सीनेशन लग गया है, WHO से प्रमाणित नहीं है। बंसल जी मैं हूं कौन? मैं एक एंकर हूं सुबह वाले शो का, जो आपसे पिक ऑफ द डे मांग रहा हूं। आपकी जोमेटो की प्रॉब्लम, आपकी वैक्सीन की प्रॉब्लम, आपके आत्मनिर्भर बनने की प्रॉब्लम, जो कि आप जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करते हो, घर पे खुद नहीं बना पाते। मैं क्या क्या करूं ये बताओ। आप बोलो आगे करें इक्विटी मार्केट वाला, आज मार्केट का शो करें या राष्ट्र की समस्याओं पे आज चर्चा कर ले पूरे 2 घंटे। वैसे बाजार में कुछ है तो है नहीं, तो नहीं जी नहीं। देखिए अनिल जी आप आज मूड में नहीं, अनिल जी आपने तो सब कुछ करा है। वो चाइनीज ऐप पे सबसे पहले आवाज उठाई थी जी। अनिल जी, स्पुतनिक वाला तो एक सीरियस इशू है अनिल जी, काफी लोगों का लगा हुआ है, बाहर ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं लोग। नोटेड सर। बिल्कुल, हमारी टीम मुस्तैदी से इस पे काम करना बस इसी मोमेंट से शुरू कर रही है। कृपया करके
पिक ऑफ द डे प्रदान करें प्रभु। अनिल जी, पिक ऑफ द डे मेरा ग्रेन्यूल्स है, जिसको कल चलते चलते मैंने और कुणाल जी ने दिया था, उस पर ही बिकवाली की राय है। जैसे डाउ जोन्स के फ्यूचर ऊपर चल रहे हैं, पुल बैक पे बेचने की राय है, 270 का स्टॉप लॉस है, 244 का टारगेट है, ग्रेन्यूल्स पे सेल कॉल है, और ये मेरा पिक ऑफ द डे है। ओके, ग्रेन्यूल्स में बिकवाली करने की राय राकेश जी की तरफ से आती हुई। कुणाल जी बताएं सर, आपका क्या इरादा है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी देखिए, सबसे पहले तो अनिल जी, जिस तरह कल मैं देख रहा था यूएस मार्केट में गिरावट आ रही थी अनिल जी, डाउ को सुला करके मैं सोया और मैंने पूरा कवरेज देखा अनिल जी। और वहां पर अनिल जी, जैसे यहाँ आप ठहाके लगा रहे हैं आज सवेरे, वहां पर अनिल जी ऐसा मातम था और एक व्यक्ति के चेहरे पर भी मुस्कान दिखाई नहीं दे रही थी। तो अनिल जी वहां पर मैं आपको और हमारे सारे पैनलिस्ट को अनिल जी मिस कर रहा था। मुझे लगता था कि अभी अनिल जी आएंगे और अभी थोड़ी मुस्कान सभी के चेहरों पर आएगी। तो अनिल जी, आर बैडली नीडेड इन यूएस अनिल जी। देखो, हम तो जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। हम कम से कम आपका मूड माहौल ठीक रख सकते हैं, बाकी तो ठीक है। अमेरिका वालोों को तो खुद को ही देखना पड़ेगा। हंसी और मुस्कुराहट के मामले में सबको आत्मनिर्भर होना जरूरी है, दूसरों पर निर्भर ना रहे। बताएं बन से कुणाल जी, उम्मीद करें कि उनके यहाँ भी जल्दी खुशियां लौटती दिखे। आई एम श्योर। देखिए, इतनी जिस तरह से तेजी से मार्केट गिरा, 3 दिन में 2,500 पॉइंट गिरना डाउ का, मतलब हमारे यहाँ भी हो जाए तो फिर मुस्कुराना मुश्किल काम है। हम उतने खराब नहीं, इसलिए अभी भी थोड़ा बहुत मुस्कुरा पा रहे हैं। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। अनिल जी देखिए, आप बहुत डिमांडिंग है अनिल जी, लेकिन इस बाजार में अनिल जी कुछ भी पिक ऑफ द डे नहीं है। मुझे लगता है अनिल जी थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। पिक ऑफ द डे तब दें जब बहुत कन्विक्शन किसी शेयर में हो। तो अनिल जी नोटा स्वीकार करें अनिल जी। बिल्कुल सर, सहर्ष स्वीकार है नोटा आपका। नोटा के साथ अगर एक मात्रा आपने ज्यादा आग लगा दी हो आ की, वो हटा भी सकते हैं। नोट भी स्वीकार है। आपके ऊपर है। आइए सुमित जी, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, मार्केट्स में लग रहा है आज सुबह ओपनिंग में वापस से गिरावट आएगी और फर्स्ट हाफ में लगता है करेक्शन ही देखने को मिलेगी। इसके लिए आज का जो ट्रेड है वो भी सेल साइड का ही है। 352 के आसपास कल का क्लोजिंग है आईजीएल का। आईजीएल के अंदर यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर और देखने को मिलेगा। 360 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के आईजीएल में बिकवाली करना है, और नीचे के अंदर 342 रुपए से लेकर 335 रुपए तक के लेवल आईजीएल में ट्रेडिंग के लिहाज से 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो आईजीएल में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। तो आप जो कह रहे हैं उसका मतलब मैं ये निकालूं सुमित जी कि सेकंड हाफ में बहुत भरपूर तेजी हो जाएगी? आपने कहा फर्स्ट हाफ में गिरावट देखने को मिली, तो सेकंड हाफ में तेजी फिर, या तो पूरा बताओ। अनिल जी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि नीचे में 15,600 के आसपास सपोर्ट बनेगा। तो फर्स्ट हाफ में तो करेक्शन ये तो डन है। अब सेकंड हाफ में अगर सपोर्ट मिला तो बाउंस बैक जरूर आएगा। वो अपन सेकंड हाफ में शो पे बैठेंगे तभी डिस्कस करेंगे। ये कौन बताएगा? मैं हाँ, बस जिम्मेदारी तय होगी पूरे देश के सामने सुमित जी की। बाउंस बैक आएगा, रिकवरी आएगी, सुमित जी बताएंगे। काम बांट देने से अपना काम हल्का हो जाता है दीप, ऐसे देते रहने का। करेक्ट, सुमित जी अब लगे हुए रहेंगे। किरण जी सुप्रभात, बताएं सर। जी सुप्रभात दीप, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, मेरा भी नोटा रहेगा। मुझे लगता है कि काफी ओवरसोल्ड है, इधर से छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिलेगा, पर बाइंग में एक्चुअली कोई इतने गिरावट के बाद कोई ब्रेकआउट सामने नहीं आ रहा है। 2-3 काउंटर्स है जहां पे हमारी नजर है, पर ब्रेकआउट के बाद ड्यूरिंग द मार्केट आज हम बात करेंगे उसकी। परफेक्ट। मुदित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका क्या इरादा है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, इरादा यहाँ पर पिक ऑफ द डे का नहीं है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का इरादा है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, वो स्टॉक हम रिकमेंड कर रहे हैं। एबीबी को यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह देना है। थोड़ा सा डिप आता है, डिप में बाय करेंगे। 2280 2290 के आसपास आता है, वहां पर एबीबी को लॉन्ग करके चलेंगे। 2470 2500 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 2240 का। मार्केट की करेक्शन का कोई भी इम्पैक्ट इस स्टॉक पे अभी तक नहीं देखने को मिला है, और अभी भी डेली और वीकली चार्ट्स पर स्टॉक में बाइंग ही नजर आ रही है। तो लग रहा है यहाँ से तेजी बन सकती है। डिप का वेट कीजिए, 2280 2290 के आसपास लॉन्ग करेंगे, 2240 के स्टॉप लॉस के साथ, 2470 और 2500 के टारगेट्स के। तो लोअर लेवल्स में मिले तो एंट्री कीजिए, और वो होगा 2300 के नीचे का लेवल जहां पर आपको एंट्री करनी है 2280-90 में। ये है आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मुदित जी की राय खरीदारी करने की। अविनाश सर भी हमारे साथ है। अविनाश सर गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, मेरा जो इन्वेस्टमेंट पिक है वो आईटीसी है, 264 का प्राइस है। कल मार्केट के भारी गिरावट में ये भी गिरा था, लेकिन रिलेटिवली दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले में काफी कम गिरा है।
हमको लग रहा है कि देखिए इस कंपनी की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि ऑपरेशनल नंबर्स बहुत स्ट्रांग है, करीबन 25% की आरओई है, 35% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और कैश फ्लो बहुत मजबूत है। इनफैक्ट पिछले साल फ्री कैश फ्लो इन्होंने करीबन 12,700 करोड़ कमाया था और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की ये डिविडेंड्स देते हैं, जिस प्रकार का आउटलुक अभी ओवरऑल जो बिजनेसेस के लिए एफएमसीजी, होटल्स, पेपर, तो यहाँ पे डेफिनेटली ग्रोथ मोमेंटम जारी रहेगा। हालांकि सिगरेट एक सनसेट इंडस्ट्री है, लेकिन यहाँ पे भी जिस प्रकार का परफॉर्मेंस Q4 में इन्होंने दिखाया है, बहुत ही उम्दा नंबर आए, तो मुझे लग रहा है वैल्यूएशंस अभी काफी अट्रैक्टिव है और ऐसे बाजार में जब वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होने की अपेक्षा है अगले 3-6 महीनों के लिए, तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हमारा यहाँ पे 310 का टारगेट प्राइस रहेगा। दूसरी बात अनिल जी, कैश सेगमेंट में लॉजिस्टिक्स स्पेस में एक बहुत अच्छी कंपनी है जिसका नाम है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन नंबर्स FY22 के लिए रिकॉर्ड किए थे, करीबन 20,000 करोड़ का रेवेन्यू, 1500 करोड़ का कामकाजी मुनाफा और 925 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मेरे ख्याल से ये कंपनी में ग्रोथ ट्रिगर्स बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट लॉजिस्टिक एक ऐसी जगह है, ऐसी स्पेस है जो इकोनॉमी के साथ चलेगी और आने वाले साल में तो इनका एक डीमर्जर भी होने वाला है, तो एक स्पेशल सिचुएशन का भी अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। थोड़ा सा पेशेंस अगर इन्वेस्टर्स के पास में है तो मुझे लग रहा है कि 425 450 का टारगेट प्राइस यहाँ पे साल भर में पॉसिबल है, तो इसको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में करंट प्राइस जो 308 है उसको इंक्लूड करना चाहिए। तो ये अविनाश जी, दो आपने जी अभी आपने जो कहा ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के लिए, उसके लिए मैं आपको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ एक शब्द के लिए, और वो शब्द का आपने जो प्रयोग किया वो था कामकाजी मुनाफा, जो ईबिटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस शब्द को आसान भाषा में समझाने के लिए हमने इस शब्द को चुना था। इसे कैसे समझाएं कि लोगों को समझ में आ जाए, तो हमने कहा कामकाजी मुनाफा इसका सही शब्द होना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं या ईबिटा बोलते हैं, ईबिटा तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, कामकाजी मुनाफा सबके समझ में आता है। तो आपने उस इतने पुराने दिग्गज अनुभवी एनालिस्ट होते हुए भी उस शब्द को आपने ग्रहण किया, स्वीकार किया, और आप बोले अविनाश जी इसके लिए धन्यवाद है आपको, आसान करने के लिए। बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल, थैंक यू सर। तो आइए, वागले साहब भी तैयार है हमारे साथ। वागले साहब सुप्रभात, बाय सेल नोटा, मुस्कुराहट बता दी नोटा है आज। नहीं अनिल जी, मैं सुप्रभात के लिए हंस रहा हूँ। अच्छा, हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। जी सर। अनिल जी, आपने कहा था नमस्कार, हाँ। और सुबह में सुप्रभात क्यों? सुबह में भी नमस्कार किया जा सकता है। तो खाली प्रभात बोले, सू न लगाए। हाँ, ये ठीक है। अनिल जी, नोटा नहीं है, ट्रेंड अभी भी डाउन है। वीक स्टॉक टाटा मोटर्स है जो जाते जाते कल वीकनेस का संकेत देके गया। 407 का बंद है, 410 के नीचे बंद हुआ है। मेरा 411 का स्टॉप लॉस होगा और ये सारे कैश स्पॉट के लेवल्स है, और मुझे लगता है ये 390 तक आज के दिन में जा सकता है, आज या मे बी कल सुबह तक। वागले साहब को तो नमस्कार ही बोलना पड़ेगा। सुप्रभात के लिए तो मना कर दिया उन्होंने, सू लगाना ही। प्रभात बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे प्रभात वागले साहब, तो पता चला ये संदीप वागले साहब से प्रभात वागले हो गए। करेक्ट, समझ रहे ना वागले साहब, नाम बदल सकता है आपका, इसलिए हम सुप्रभात और प्रभात नहीं बोलेंगे, नमस्कार ही बोलेंगे वागले साहब को। उसमें क्या लाइफ में कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, टाटा मोटर्स बेचने की राह है, 411 का स्टॉप लॉस है, 390 रुपए तक के टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। अविनाश जी, बजाज ऑटो, आज बोर्ड बैठक है, बायबैक पर विचार होगा। बोर्ड बैठक के पहले, बायबैक के ऐलान के पहले कि किस प्राइस पर होगा, कितना होगा, ओपन टेंडर होगा या ओपन मार्केट परचेज से करेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो आज आपके समझ में आएगी। उससे पहले, कल हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा है, खराब बाजार में भी, खरीदना है या इंतजार करना है बायबैक की डिटेल्स आने का, बताएं सर। अनिल जी, मुझे लग रहा है कि देखिए बायबैक के डिटेल्स आने के बाद में ही यहाँ पे बाय करने की गुंजाइश रहेगी। करीबन इनके पास 6,000 करोड़ के ऊपर की कैश है और मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा अगर प्रीमियम टू मार्केट प्राइस अगर मिलता है बायबैक के प्राइस में, तो डेफिनेटली बायबैक के अनाउंसमेंट के बाद अच्छी खासी एटलीस्ट शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में अपसाइड आएगी, क्योंकि इनके पास काफी कैश है जो वो यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। काफी समय के बाद इन्होंने ये डिसीजन लिया है, तो मेरे ख्याल से बायबैक के डिसीजन के लिए वेट करिए। मेरे अंदाज से करीबन 25-30% की प्रीमियम मार्केट प्राइस से अगर ये बायबैक आता है तो डेफिनेटली देखने लायक है। शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी बात रहेगी, स्टॉक प्राइस भी अच्छी तरह से बढ़ेगा, बट डेफिनेटली बायबैक का जो प्राइस रहेगा अनिल जी, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर काफी मामूली प्रीमियम अगर मिलता है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स को शायद ये बायबैक पसंद आए।
ओके, तो देखते हैं किस प्रीमियम पर ये बायबैक आता है, किन लेवल्स पर आता है। हमने आपके लिए रिसर्च भी तैयार करी है और इसको भी हम आपके सामने थोड़ी देर में करेंगे पेश। तो बायबैक के दम पर आज बजाज ऑटो डेफिनेटली फोकस में रहेगा। टोरेंट पावर, ज़्यादा चर्चा नहीं होती है इसकी, बट इन्होंने एक एक्विजिशन करा है स्काई पावर ग्रुप का। तेलंगाना में 50 मेगावाट के एसवीपी ऑपरेट करने वाला ये सोलर प्लांट है। 416 करोड़ में एक्विजिशन किया गया है। चार्ट्स देखिए मुदित जी टोरेंट पावर के। डिप साइडवेज मूवमेंट स्टॉक में बना हुआ है और लास्ट 5-7 सेशन से भी एक रेंज में ये काउंटर है और इसमें जो सपोर्ट है करीब 445 के आसपास है। तो जब तक ये 445 के लेवल को होल्ड करता है, हो सकता है यही कंसोलिडेशन देखने को मिले। ऊपर की तरफ 480 का ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है, 480 का ब्रेकआउट आएगा तब तेजी बनेगी। तो ओवरऑल एक रेंज में काउंटर है। अगर किसी के पास पोजीशन है 445 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। ये है आपके लिए टोरेंट पावर। बंसल जी जरा जीआर इंफ्रा इसका चार्ट देखें। कल दोपहरी हमने आपको खबर बता दी थी कि इनके कई ऑफिसेस पर सीबीआई और ईडी की रेड हो रही है और इसकी पुष्टि कल शाम को हुई है और साथ ही कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। एनएचएआई के भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वहां पर नजर है। कल तो ऑलमोस्ट 10% टूट गया था जीआर इंफ्रा। अब चार्ट्स क्या कहती हैं सर? दीपांशु, चार्ट्स में नीट क्लीन क्लियर ब्रेकडाउन है और कुछ दिन पहले अनिल जी ने ही बोला था कि बहुत दिनों से मतलब कि वो जो नीचे गहरा पताल, तो गहरे पताल में जाने को स्टॉक तैयार है। तो यहाँ से दीपांशु मेरी तो निकलने की राय होगी। और मैं एक चीज और बोलूंगा, 19 अप्रैल को भी दीपांशु मुझसे पूछा गया था यहाँ पर, तब भी मैंने बोला था 1600 रुपए के अराउंड कि उछाल को यूज करें, इसमें से निकलने के लिए हाई प्रोबेबिलिटी है स्टॉक नए लोज लगाएगा। तो नए लोस की तरफ जा रहा है, नीट क्लीन क्लियर ब्रेकडाउन है, इन स्तरों पे भी मेरी राय में निकलना चाहिए। क्लियर ब्रेकडाउन है और इन स्तरों से भी निकलिए। ये है आपके लिए जीआर इंफ्रा पर राय। कल हमने आपको खबर भी बताई दी थी जो इनके इन्वेस्टिगेटिव एक्शन चल रहा है कंपनी के खिलाफ। अच्छा अविनाश जी, जोमेटो पर आपकी भी राय चाहूंगा सर। एक तो ब्रोकरेजेस अभी भी डिवाइडेड हैं, नीचे जाएगा या ऊपर यहाँ से, बट साथ ही सरकार ने थोड़ी सख्ती बढ़ाई है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद बैठक हुई है। ऑनलाइन फूड बिजनेस कंपनियों को एक मैकेनिज्म बनाने को कहा है जहां पर इन शिकायतों के लिए इफेक्टिवली एक डीलिंग सोल्यूशन ये बना सकें। क्या राय है सर जोमेटो पर आपकी? नहीं दीपांशु, मुझे लग रहा है कि देखिए इसमें डेफिनेटली कोई डाउट नहीं कि जोमेटो जो प्राइसिंग रेस्टोरेंट से लेता है और कस्टमर्स को चार्ज करता है, उसमें काफी हद तक कस्टमर्स को पता नहीं होता कि एक्चुअल ब्रेकअप कॉस्ट का क्या होता है। डेफिनेटली थोड़ा सा दिक्कत का मामला है क्योंकि अगर यहाँ पे थोड़ा रेगुलेशन आता है तो इनके मार्जिन पे प्रभाव आ सकता है। ओवरऑल जो फूड डिलीवरी मार्केट है वो अच्छी तरह से ग्रो करेगा, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत दीपांशु, जो मैंने पहले भी आपके शो पे कहा है कि ये कंपनी बिल्कुल कामकाजी मुनाफा कैश फ्लो बिल्कुल कमाती नहीं और ये सिचुएशन शायद अगले 2-3 साल के लिए चलेगी। कैश बर्न का धंधा है, तो ये ऐसी कंपनी में मुझे लग रहा है कि ऐसे बाजार में इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि जहाँ पे प्रॉफिट्स नहीं आते और विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है अगले 1.5-2 सालों के लिए, तो वहां पे मुझे लग रहा है कोई फंडामेंटल निवेश करना नहीं चाहिए। टेक्निकली शायद यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी हो, लेकिन फंडामेंटली मुझे लग रहा है कि काफी दूसरे अच्छे विकल्प बाजार में अवेलेबल है जहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग है और वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव बन चुके हैं। तो आई वुड अवॉइड जोमेटो एट द करंट। ओके, तो जोमेटो फिलहाल के लिए अवॉइड है, ये आपके लिए क्लियर राय आ रही है अविनाश जी की तरफ से। नजर रखिए इस काउंटर पर, आज खबरों के दम पर भी एक्शन रहेगा। एक छोटा स्टॉक है WPIL। सुमित जी जरा इसका चार्ट देखें। वेस्ट बंगाल सरकार से 430 करोड़ का वाटर सप्लाई स्कीम का ऑर्डर मिला है WPIL को। 1080 पर कल की क्लोजिंग थी, 3% नीचे कल बंद हुआ है। इसके चार्ट जरा बताएं सर। दीपांशु, स्टॉक के अंदर मोमेंटम तेजी के साइड का है। स्टॉक ने चैनल ब्रेकआउट करके तेजी दिखाई है। सिर्फ थोड़ा सा कंसर्न है स्टॉक में कि स्टॉक में थोड़ा लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हैं ऐसा लगता है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर का मूव दिखा सकता है। ऊपर में जैसे ही ये 1080-1100 ये इमीडिएट टारगेट होंगे। जैसे ही 1100 के लेवल तोड़ता है तो उसके बाद ऊपर में 1200 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में WPIL में देखने को मिल सकते हैं। तो डिप्स में खरीदारी कर सकते हैं, थोड़ा पोजीशन नजर रख के स्टॉक में पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए WPIL जिस पर रखनी है नजर। नजर है डेल्टा कॉप पर भी। हालांकि स्टॉक ऑफ कोर्स वायदा कारोबार के बैन में है, बट कुणाल जी, HDFC म्यूचुअल फंड ने 2% हिस्सेदारी खरीदी है। अपनी ओवरऑल हिस्सेदारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 जून को ये सौदे हुए थे। जरा डेल्टा का चार्ट देखें सर, 200 के नीचे, इनफैक्ट कल तो 180 के नीचे भी बंद हुआ, आज वायदा कारोबार के बैन में भी है।
देखिए चार्ट पर किसी तरह का कोई सुधार नहीं है दीपांशु। सबसे पहले डेल्टा कॉर्प गिरने लगा। बाजार के गिरावट से भी पहले हमने देखा डेल्टा कॉर्प में टॉपिंग आउट पैटर्न बना और उसके बाद से लगातार सीधा एक तरफा स्टॉक गिरता चला जा रहा है। 200 रुपए का या 195 रुपए का जो एक अहम सपोर्ट था वो भी भंग हो चुका है। अब जो सपोर्ट है वो सीधा मुझे 170 के आसपास, 165 के आसपास नजर आता है। तो मुझे लगता है और यहां से 10-12 रुपए की गिरावट की पूरी संभावना है। तो फिलहाल इन स्तरों पर मेरी खरीदारी की राय नहीं है। इस स्टॉक में वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर अभी तक आपने एग्जिट नहीं किया है तो 165 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। तो 165 का स्टॉप लॉस रखें और अगर अब तक एग्जिट नहीं करा है तो डेफिनेटली इस पर रखें नजर।